नमस्कार। सत्यमेव भारत मन की आवाज़ टॉक शो काढ़ा विद दिवाकर में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है हमारे सारे व्यूवर्स का। और जैसा कि एक बार आपके समक्ष फिर से हम लोग एक ऐसे मुद्दे को लेकर के आए हैं जो चिंतनीय विषय है हमारे भारतवर्ष का। और आज हमारे मेहमान के रूप में किसान पुत्र, समाज सेवी, जो निरंतर समाज के हित में बोलते रहते हैं, समाज के हित में सोचते रहते हैं और समाज के हित में कार्य करते रहते हैं, युवा साथी, भारतीय आज़ाद मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता उपस्थित हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जय हिंद, और नमस्कार। और मैं उनसे सूक्ष्म परिचय पूछ करके अपनी बात को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर, मैं दीपक पांडे एक छोटे से गांव से चलकर आज कानपुर औद्योग नगरी में निवास कर रहा हूं। मैं किसान पुत्र, जो किसान आज संघर्ष कर रहा है अपने नाम के लिए, अपने कार्य के लिए, उसका पुत्र होने का मुझे गौरव प्राप्त है। लोग अपने नाम के आगे इंजीनियर, डॉक्टर जैसा शब्द लगाते हैं और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, परंतु मैं अपने नाम के आगे किसान पुत्र लगाने का सौभाग्य मुझे मिलता है, क्योंकि किसान वह है जिसने हर समय देश में अन्नदाता की प्रमुख भूमिका निभाते हुए देश के लिए हमेशा अपने आप को समर्पित करने का कार्य किया है। मैं शुरू से राजनीतिक से नहीं जुड़ा बल्कि सामाजिक स्तर से जुड़ा हूं और समाज के लिए और समाज के लिए लगातार कार्य करने के लिए इच्छा प्रकट करता हूं और इच्छुक रहता हूं। बहुत अच्छा दीपक जी। किसान पुत्र, जैसा कि 1965 में हमारे महान पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। और वाकई में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने अपना परिचय किसान पुत्र के नाम से कराया दीपक जी। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि हम भारत के पुत्र के साथ साथ किसान के पुत्र भी हैं। जी बिल्कुल। तो आज चूंकि हम लोगों का विषय एक अलग विषय है, जो शिक्षा पर आधारित, शिक्षा जो जीवन का आधार होता है, जो हमारे समाज का आधार होता है, जो सभी का आधार होता है समाज में। शिक्षा वो है, वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो सर, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कई सारे लोग सरकारी नौकरी तो प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाना चाहते हैं। आज के परिवेश में जितने कॉन्वेंट एजुकेटेड स्कूल हैं, एजुकेशनल स्कूल हैं, बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं, जहां पर एक महीने की फीस 10 से 15 हज़ार रुपये लोग देते हैं। और लेकिन हमारे सरकारी स्कूल में जो योग्य टीचर हैं, MSc B.Ed करके वहां पर जिनको अपॉइंटमेंट मिल रहा है, हम उन स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं भेज पा रहे हैं। तो ऐसा क्यों? देखिए, आज शिक्षा की यदि बात है तो एक ऐसा मुद्दा है जो समाज के हर दायरे से, हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ मुद्दा है। शिक्षा बचपन में हमें माँ बोलना सिखाती है, लेकिन जब हम 5 वर्ष की आयु में विद्यालय जाते हैं तो गुरु हमारे भविष्य की आलेख लेखा लिख देते हैं। माँ हमारा बचपन शिक्षा के माध्यम से या अपने संस्कारों के माध्यम से आगे बढ़ाती है, गुरु हमारे भविष्य की कलम को चलाता है। आपका बहुत अच्छा सवाल रहा कि कोई भी बड़े स्तर का व्यक्ति सरकारी महकमे पर अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाना चाहता है। आज वास्तविकता है कि सच कड़वा होता है और इस शो का भी नाम काढ़ा से जुड़ा हुआ है। काढ़ा हमेशा कड़वा ही रहा है, लेकिन जिन बीमारियों का इलाज बहुत सारे होम्योपैथिक या एलोपैथिक में नहीं है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने आयुर्वेद के हिसाब से काढ़ा पिलाया और कड़वे के साथ उस बीमारी का अंत हुआ। हमें इस चीज़ को स्वीकार करना होगा कहीं ना कहीं से कि अगर शिक्षा आज हमारी बदनाम हो रही है, बेदाग हो रही, दाग से ग्रसित है, तो इसके पीछे हम ही आप सम्मिलित हैं।
क्योंकि हम लोग शिक्षा को उस स्तर से आज चमक धमक के साथ देखना पसंद करते हैं। पास में बना जर्जर सरकारी इमारत और उसके चंद कदम की दूरी पर एक चमचमाती हुई बिल्डिंग। आपको पता होना चाहिए मगर कि चमचमाती हुई बिल्डिंग में आपके धन का उगाही होती है। वहाँ शिक्षा की व्यवस्था आपके संस्कारों से विपरीत चली जाती है। परंतु सरकारी महकमे पे जो विद्यालय हैं उनकी व्यवस्था संभवतः आप सभी से लोगों से जुड़ी होती है। सरकार हमारे शिक्षा व्यवस्था पर खर्च जरूर करती है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं जो खर्च है वह बड़े स्तर पर सरकारी महकमे पे केवल बंडर बांट के लिए हो रहा है। आंकड़े के मुताबिक यदि मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा में एक आंकड़ा रखा गया था कि हम सरकारी स्कूलों को बंद नहीं कर रहे हैं। अभी हाल ही में एक मुद्दा भी आपको अवगत होगा, बड़े स्तर से चला देश में। लेकिन उसी मुद्दे को जब संसद में रखा जाता है, जब संसद के प्रश्नकाल में पूछा जाता है, तो वहां पर बता दिया जाता है प्रश्नकाल के जवाब में कि करीब करीब हमारे उत्तर प्रदेश में इस मुद्दे से पहले 25,000 से ज़्यादा स्कूल लिखित तौर पर बंद कर दिए गए। उनमें पढ़ने वाला कौन है? किसी सांसद का, किसी विधायक का, किसी आईएएस का, किसी पीसीएस का या डॉक्टर इंजीनियर का छात्र बच्चा नहीं है। बच्चा हमारे या किसान मजदूर गरीब का है, शोषित का है, जिसके नाम पर हम राजनीति करने आते हैं। मुद्दा सवाल आपका बहुत ही तीखा था कि हम क्यों नहीं सरकारी महकमे पर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। आप इस मुद्दे पर यदि मैं बात करूं तो सन 2014 और 13 के में माननीय इलाहाबाद उच्चतम न्यायालय का एक फैसला आया था, जिसमें उसने अपनी पिटीशन में कहा था कि हर जो सरकारी महकमे से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, सांसद, विधायक, आईएएस, पीसीएस या कोई भी बड़े स्तर का व्यक्ति है जो संवैधानिक बेंच पर बैठा हुआ है, संवैधानिक कार्य को कर रहा है, वो सभी लोग अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय में पढ़ाएंगे। परंतु हमारे देश की दुर्भाग्य देखिए, एक तरफ हम शिक्षा की बात करते, गरीबों की बात करते, लेकिन जब उसी पर बराबरी के जब अधिकार की बात आती है तो हम उससे वंचित हो जाते हैं। उसी को लेकर आज भी वो कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट में वो पिटीशन पेंडिंग पर है। नहीं तो सर, क्या आज के उसमें दायरे में देखा जाए तो क्या विधायक और मंत्री या फिर सांसद या फिर सरकारी महकमे में जो भी अधिकारी हैं या फिर सरकारी महकमे में जो भी कार्यरत हैं, क्या वे सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं? नहीं पढ़ा रहे हैं। आप कहीं कभी आपको मैं हकीकत बता दूं, आप एक छोटे से नहीं, मैं कहता हूं कानपुर एक बड़ा शहर है, आप इस शहर के अंदर करीब करीब मेरे 1500 से ज्यादा सरकारी विद्यालय होंगे। आप किसी भी विद्यालय में चले जाइए, कहीं भी कोई नहीं पढ़ा रहा है। नहीं तो अभी कुछ दिन पहले एक महिला जो एसडीएम थी, शायद मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा, हाँ, तो उन्होंने अपनी बच्ची को, बेटी थी करीबन 5-6 साल की बेटी थी, हाँ, तो उन्होंने अपने बच्ची का दाखिला वहां पर जो सरकारी स्कूल था, हाँ, प्राइमरी हाँ, स्तर का, तो वहां पर जाकर के उसने एडमिशन कराया। और जब एडमिशन कराया तो वहाँ की स्कूल की व्यवस्थाएं ऑटोमेटिक बदल गई। देखिए, स्कूल का आज अगर वास्तविकता बता दी जाए तो जो प्राइवेट स्कूलों का चलन बढ़ा है, तो वहाँ हमारे आप मजदूर वर्ग, किसान वर्ग का स्कूल नहीं है। क्योंकि हमारा जो है प्राइमरी एजुकेशन हाँ, प्राथमिक विद्यालय हमारे हाँ, कक्षा 1 से लेकर के 5 तक है। फिर हमारे पास उच्चतर माध्यमिक स्कूल हैं जो 6 से लेकर के 8 तक हैं, और फिर माध्यमिक स्कूल हैं। तो इन स्कूलों में जो है कक्षा 1 से लेकर 5 तक जो प्राथमिक एजुकेशन में है, हाँ, तो इसमें जो आयोग द्वारा टीचर चयन होकर के आता है तो वो बहुत पढ़ा लिखा टीचर होता है। आपकी बात हकीकत है, हमारे यहाँ शिक्षा की एक व्यवस्था बना रखी है, लेकिन शिक्षा का जिसको हम शिक्षा मंत्री बनाते हैं उसकी एजुकेशन क्या है? हमारे देश में कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। जी 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 जी। यानी कि हम शिक्षा की तो बात करते हैं, हम शिक्षा मंत्री बनाते हैं। नहीं तो आपके कहने का मतलब है जो शिक्षा मंत्री बनाया जाए तो वो टॉप ग्रेड या पीएचडी या फिर जो है डीएससी या फिर आईआईटीएंस होना चाहिए। भाई, आप कक्षा 1 के पढ़ाने वाले बच्चे के लिए आप बीटेक, फिटेड यानी नियमावली के अनुसार विभिन्न प्रकार के आप परीक्षा कराने के बाद कक्षा 1 के बच्चे को आ से बड़ा, छोटा, छोटी सिखाता है। नहीं तो इन स्कूलों की व्यवस्थाएं कैसे बदलेंगी सर? देखिए, इन स्कूलों की व्यवस्था बदलने के सर्वप्रथम हम लोगों को स्वतः जागरूक होना पड़ेगा। यदि ग्रामीण स्तर की बात करें तो ग्रामीण स्तर का प्रथम नागरिक होता है ग्राम प्रधान। यदि प्रधान वहाँ का जागरूक है, उसके बाद जो सिस्टम तरीके से, यदि एक मैं आपके माध्यम से, इस पॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी हैं उसके साथ जो अध्यापक वहाँ पढ़ाने आते हैं, वो लोग भी अपने बच्चों को इसी स्कूल में पढ़ाएं, तो संभवतः शिक्षा पद्धति बदल सकती है। नहीं, पढ़ा कैसे सकते हो? हमारा जैसे सिकंदरा हम जाते हैं, इटावा में पढ़ाने जाते हैं, हाँ,
तो हमारा हम यहाँ पर आवास है हमारा, हाँ। तो हम उस स्कूल में तो पढ़ा नहीं पाएंगे, लेकिन आसपास जो स्कूल है आसपास- सरकारी स्कूल। भाई यदि आप बता रहे हैं कि हम शिक्षा को अच्छे स्तर पर, सरकारी शिक्षा को, ना कि मैं प्राइवेट की बात कर रहा हूँ, सरकारी शिक्षा को यदि डेवलप करना चाहते हैं तो आपको जमीनी स्तर पर सुधार करना पड़ेगा। या तो आप इसको सुधार करने के लिए, मैं सीधे तौर पर कह दूंगा आपके माध्यम से कि इस पर भी आप संविदा ले आओ। आप देखते होंगे प्राइवेट स्कूलों में इंटर पास लड़का अच्छी एजुकेशन देता है। अच्छा, आज के जो माध्यमिक स्कूल हैं जो कक्षा 10 से लेकर के 6 से लेकर के 12 तक पढ़ा रहे हैं, हाँ। तो उसमें वेतनमान कितना मिल रहा होगा जो प्राइवेट टीचर? प्राइवेट में 6,000 से लेकर 7,000, 6,000 से 10,000 बस। मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो इंटर कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, उनको 7 से 8,000 रुपये मंथली मिल रहा है। और आप वहीं सरकारी का देख लीजिए, 1 लाख समथिंग तो उनका वेतन बैठता है शिक्षा के हाँ, स्तर। 1 लाख से ऊपर वेतन है उनका। बहुत, तो आप उसमें डिफरेंस है इसमें। आप समानता की बात करते हैं, आप समान मजदूरी की बात करते हैं। नहीं, जबकि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा जो है वो IAS PCS बन रहा है, और हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा आज के। बहुत अच्छा आपका पॉइंट है इसमें। पॉइंट में मैं आपके ही पॉइंट पे यदि नोट करा दूं तो आपने कहा प्राइवेट पे पढ़ने वाला बच्चा हमारा IAS PCS बन रहा, सरकारी का क्यों नहीं बन रहा। आप सरकारी की शिक्षा पद्धति को देखिए, 50 बच्चों में 1 टीचर है सरकार पे। वास्तविकता है, कड़वा सत्य है। मैं जिस जिले से आता हूँ, चित्रकूट से, वहां पर मैं बहुत सारे स्कूल आपको ऐसे बता दूं जहां पर 30-30, 50-50 बच्चे, 1 टीचर है, और टीचर आता भी नहीं है। बच्चे ही ताला खोलते हैं, बच्चे ही मिड डे मील खाते हैं। क्या आपने शिक्षा पद्धति को मिड डे मील पर समर्पित कर रखा है? आप प्राइवेट में देखिए, अगर उस स्कूल में 100 बच्चे हैं तो वहां पर कम से कम 10 से 15 टीचर होंगे, विषयवार टीचर होंगे जो अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं कम मानदेय पर। और हम सरकारी स्कूल पर कक्षा 1 से 5 तक का विद्यालय बना दिया, फर्नीचर लगा दिया, पंखे लगा दिए, टाइल्स दे दिया, तो इससे क्या हमारे बच्चे का भविष्य बनेगा? हम बच्चों को किताबी बोझ के नहीं, तो नीचे ला हमारा रहे हैं। रुझान कैसे बढ़े कि हम सरकारी स्कूलों में बच्चों को भेजें? देखिए, सरकारी स्कूल में बच्चे को हम तभी भेज पाएंगे यदि हम सरकारी स्कूल को, बिल्डिंगों को न चमकाकर उसकी शिक्षा व्यवस्था को चमकाएंगे, उसका प्रचार प्रसार करेंगे। हम दिखाएंगे किस प्रकार से हमारा डीएम का लड़का विद्यालय में पढ़ रहा है और उसकी पढ़ाई की स्थिति इतनी अच्छी हो गई कि आज वो इस चीज को, जैसा आपने बताया कि एक SDM साहिबा ने अपने बच्चों को वहां पढ़ाया, तो उनसे लेकर अन्य लोग क्यों नहीं इस चीज को कर रहे हैं? क्या वो, मैं कड़वे सत्य पे कहना चाहता हूँ। नहीं, तो आप जो है संदेश हमारे काढ़ा विद दिवाकर के माध्यम से लोगों को जो सरकारी सेवारत हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को कहाँ पर पढ़ाएं? मैं खुले तौर पर कहना, यदि हम शिक्षा की बात करते हैं, सरकार को हम चुनते हैं, तो सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को यदि लाभ लेना चाहते हैं, सर्वप्रथम हमें शिक्षा का लाभ लेना चाहिए और हमें सरकारी स्कूल पर ही पढ़ाना चाहिए। यदि एक शिक्षित व्यक्ति का लड़का सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो संभवतः मैं 100% कह सकता हूं। नहीं, तो जो हाई कोर्ट में जो पिटीशन फाइल हुई है कि सरकारी सेवारत व्यक्ति जो है सरकारी स्कूलों में पढ़ाएगा, सेवारत नहीं, वर्तमान सांसद, विधायक, IAS PCS सभी व्यक्ति, सेवानिवृत्त नहीं है यहाँ पर। नहीं, वर्तमान में नहीं, जो सेवारत है, सरकारी सेवारत है, हाँ, IAS हो गए, हाँ, PCS हो गए, हाँ, जो भी अधिकारी वर्ग के हो गए या फिर सरकारी सेवा में है हाँ, प्रेजेंट टाइम अपने भारतवर्ष में, तो उन बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहिए। यदि नहीं पढ़ाते हैं तो उनको सरकारी सेवारत विरत कर देना चाहिए। बिल्कुल सही है, मगर वास्तविकता कहाँ पर होती है? तब जो है हमारी शिक्षा की व्यवस्था अच्छी होगी। आपको बता दूं, आज यदि एक आंकड़े के मुताबिक सबसे ज़्यादा स्कूल सांसद विधायक के हैं, सबसे ज़्यादा शिक्षा में घपलेबाजी IAS PCS बैठकर बेसिक शिक्षा वाले करते हैं। तो जब ये, अगर हम अपने शिक्षा पद्धति को, सरकारी विद्यालयों को यदि उचित माध्यम पर ले जाएंगे तो सबसे ज़्यादा घाटा किसको होगा? प्राइवेटकरण को घाटा होगा। और हम आज प्राइवेटकरण की ओर बढ़ रहे हैं। नियमावली के अनुसार जो बेसिक शिक्षा का हमारे यहाँ नियमावली है, सर्व शिक्षा अभियान की जो धाराएं हैं, उसके तहत किसी भी सरकारी स्कूल के लगभग 1 किलोमीटर के दायरे के समथिंग, मुझे सही से याद नहीं है, 1 किलोमीटर दायरे के समथिंग या उसके वातावरण के आसपास जो है कोई भी प्राइवेट विद्यालय नहीं होना चाहिए। वास्तविकता आज क्या है? हर जगह प्राइवेट, हर जगह हर 10 जगह प्राइवेट विद्यालय आज खुल गए हैं। शिक्षा एक धंधे के रूप में आ चुकी है। व्यवसायीकरण हो गया, शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है। हमने पूर्व के समय देखिए, हमारे यहाँ गोकुल चलते थे, वहां पर शिक्षाएं किस प्रकार थी? हम उस समय के हैं, हम सनातन धर्म की आज बात अवश्य करते हैं, लेकिन क्या वास्तविकता में सनातन? तो बड़े बड़े स्कूलों में हमने ये देखा है सर कि जो है एक साल में टर्नओवर कम से कम 1 अरब से लेकर के 2 अरब तक होता है। हाँ,
आप जैसे बड़े बड़े स्कूलों को आप चुन लीजिए, कोई भी हो। और वहाँ के बच्चों का कैलकुलेशन 10,000 फीस या 15,000 नॉर्मल फीस होती है एक बच्चे की। नाम लेना उचित नहीं लगता। हाँ, नाम लेना उचित नहीं है, ये तो हम सब लोग जानते हैं। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं, मैं कई विधायकों और नेताओं के स्कूल में बता दूं जहां मैं जा भी चुका हूं कि उनकी फीस ऐसी है कि संभवतः हम लोगों की पूरी साल की मेहनत चली जाएगी, उनके 1 महीने की फीस होती है। नहीं तो बहुत अच्छा सर विषय रहा ये कि जो है शिक्षा को लेकर के हम लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। हाँ, और सारे जितने भी सेवारत हैं शुरू से इस चीज़ को कहता है, तो उनको जो है, यदि हम देखिए सर कि हम शुरू से इस चीज़ को मैं कह रहा हूँ, यदि हम एक सरकारी शिक्षा पर आरोप लगाते हैं तो उस आरोप के प्रतिभागी हम भी हैं, क्योंकि हम उस शिक्षा विद्यालय पर अपने बच्चे को क्यों नहीं पढ़ाते हैं। चलिए सर ठीक है, एक ये तो विषय हमारा ख़त्म हुआ। बहुत अच्छी बात आपने एक निकल करके आई कि जितने भी सरकारी स्कूलों को यदि हमको सुदृढ़ करना है, मजबूत करना है, तो सरकारी तंत्र में काम करने वाले लोगों को सरकार के स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में भेजें हम जी। तो अपने आप शिक्षा का स्तर अच्छा हो जाएगा और सरकारी स्कूल चलने लगेंगे। बहुत अच्छा। लेकिन जब हम पढ़ जाते हैं, प्राथमिक एजुकेशन मिल जाती है, माध्यमिक एजुकेशन मिल जाती है, जब हम जो है हायर एजुकेशन में जाते हैं, चूंकि युवा हमारा देश का भविष्य है। हाँ, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, जिस ओर, अब इसके आगे आप ही बता सकते हैं अपने भाषाओं में। तो इसके बाद जो है मैं कहना चाहता हूँ कि जो युवा, हाँ, हमारा जो युवा है तो कहाँ जा रहा है? बेरोजगारी की ओर, सड़कों पर बांस खा रहा है, धक्के खा रहा है। तो जो हमारी जो है परीक्षाएं होती हैं, हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, हाँ, चाहे वो एसएससी के एग्जामिनेशन हो, चाहे वो बीएड के एग्जामिनेशन हो, शिक्षक भर्ती के एग्जामिनेशन हो, और एसएससी भर्ती हो, या फिर आईएएस पीसीएस यूपीएससी की भर्ती हो, हाँ, दरोगा भर्ती हो, इंस्पेक्टर भर्ती हो, कई सारी भर्तियां आती हैं समय समय पर। हाँ, और समय समय पर भर्तियां आने के साथ युवा जोश में होता है, तैयारी करने में लगा रहता है, और तैयारी करने के साथ साथ उसको अपना भविष्य दिखाई देने लगता है उस परीक्षाओं में कि मैं यदि परीक्षा दे रहा हूं तो मैं अच्छे से तैयारी कर रहा हूं, और तैयारी करके मैं एसएससी में असिस्टेंट क्लर्क के रूप में या फिर किसी अच्छे पद पर आसीन होऊंगा। उसके सपने होते हैं। यूपीएससी में सपना होता है कि मैं आईएएस बनूं, मैं पीसीएस बनूं। तो बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, रातों दिन एक करते हैं, और फिर उनको एक रात सुनने को मिलता है कि पेपर लीक हो गया। जी। तो इस विषय में क्या सर बोलना चाहेंगे आप दीपक जी? मुद्दा बहुत ही गंभीर है। आज वर्तमान भारत की रोजगार व्यवस्था पर, भर्ती व्यवस्था पर हम पूर्व में देखते आए हैं कि हर भर्ती एक सुचारू रूप से संचालित होती आई है। वर्तमान स्तर की लोग मुझको कह देते हैं कि आप सरकार पर सीधा आरोप प्रत्यारोप करते हैं, लेकिन हकीकत ये है, यदि मैं आंकड़े की बात कर दूं तो सन 2014 से लेकर 2019 तक के आंकड़े में लगभग 18 से ज़्यादा बड़े स्तर के पेपर लीक हुए हैं। उसके बाद यदि आंकड़े की प्रदेश वाई यदि बात कर दी जाए तो मेरे आंकड़े नहीं हैं, ये सरकारी आंकड़े हैं। राजस्थान पहले नंबर पे आता है, उत्तर प्रदेश जहां पर राम राज्य का केंद्र का भी है। अभी मैं कल न्यूज़ देख रहा था तो राजस्थान में इंस्पेक्टर भर्ती थी, हाँ, तो पेपर लीक हो गया और उसको रद्द कर दिया गया। कल ही का न्यूज़ है ये। आप वहां की बात कर रहे हैं, मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं। उत्तर प्रदेश में 59,000 शिक्षक भर्ती भाई थे, अभी तक 69,000 अभी तक क्लियर नहीं हो पाई। इस देश में चुनाव का रिजल्ट तो आपको चंद मिनटों बाद पता चल जाएगा कि फला विधायक बन गए, फला की सरकार के आ रही है, लेकिन वही युवा जो वोट देता है, जो युवा का पारिवारिक व्यक्ति सत्ता को चुनने के लिए लोकतंत्र में मताधिकार का प्रयोग करता है, उस युवा के परिवार के व्यक्ति को यह कहने नहीं ज्ञात होता कि हमारे युवा के भविष्य कब उज्जवल होगा। हम सरकार और नेताओं का भविष्य बना सकते हैं, लेकिन अपने युवा का भविष्य बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक गुलामी भरी मानसिकता व्याप्त है। पेपर लीक होता है, हम पेपर लीक को भी सरकारी तंत्र से जोड़कर खड़े हो जाते हैं। सरकार देखते हैं हम किसका विरोध करें, किसका ना करें, इससे हमारे लिए क्या खतरा है क्या नहीं। इससे सरकारों को खतरा नहीं है, इसको खतरा सिर्फ आपको है, आपके बच्चों को है, आपके बच्चों के भविष्य को है।
आपने एसएससी की बात की। हाँ, दिल्ली में भी एसएससी दिल्ली का में मुद्दा अभी चल रहा है। एसएससी के 30 लाख से ज्यादा अच्छा लाठीचार्ज हो रहा है, मारे जा रहे हैं, बेचारे जेल में भरे जा रहे हैं। एक तरह से यदि आज आप इमरजेंसी पर बात करते हैं, आपने देखा होगा, मैं सीधे तौर पर सरकार के ऊपर आरोप लगाता हूं कि इस सरकार ने हर एक कार्यकर्ता को इमरजेंसी के लिए हर बूथ पर भाषण देने के लिए भेजा था। क्या वही सरकार एसएससी पर लाठीचार्ज को इमरजेंसी का दौर बताएगी? इमरजेंसी में भी तो यही हुआ था जब हम अभिव्यक्ति की आज़ादी पर बोल रहे थे, जब इंदिरा गांधी ने सारे प्रेस को, सारी चीज़ों को बैन कर दिया था, तो जो लिख रहा था उस पर आरोप लगा रहे थे, उसको जेलों में भर रहे थे। तो आज की सरकार भी वही कर रही है। एसएससी पर लोगों ने, जो युवा था उसका प्रोटेस्ट सिर्फ इसलिए था कि आपने जो एसएससी का पेपर लीक हुआ है वह जिस कंपनी को ये टेंडर दिया गया है, इस कंपनी का वो पहले ब्लैक लिस्टेड है। और ब्लैक लिस्टेड हम आप नहीं करते हैं, इसको ब्लैक लिस्टेड करने वाला देश का उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट एसएससी के एग्जाम कराने वाली कंपनी को ब्लैक लिस्टेड घोषित कर चुका है और ये सरकार उसी कंपनी को एग्जाम कराने के लिए सेंटर भेज दे देती है। एसएससी जो एक 30 लाख छात्र, यानी 30 लाख से आप समझिए कि करीब करीब अगर युवा वो आंकड़ा जोड़ लिया जाए तो 18 से लेकर 28 साल का विद्यार्थी ही होगा। नहीं, पहले तो टीसीएस जो है एग्जाम कंडक्ट कराती थी, टीसीएस। उसके बाद ये मुझे इस कंपनी का नाम नहीं अवगत है। वो टीसीएस कराती थी, फिर ओपन टेंडर सिस्टम के द्वारा कई कंपनियां आ गई। हाँ, तो इस कंपनी को टेंडर दिया गया जो वर्तमान में मतलब प्रॉपर सिस्टम से काम नहीं कर रही है। प्रॉपर सिस्टम से खुद की सरकार नहीं काम करना चाहती तो हम आप मजाक बना दिया है। अच्छा, उसके बाद जैसे एग्जाम हो गया, सपोज दैट एक परीक्षा हुई, हाँ, बहुत बड़ी परीक्षा हुई, हाँ, तो मैं रह रहा हूँ कानपुर में और मेरा सेंटर पड़ गया है अमृतसर। अब बताइए, आप बहुत नजदीक पहुंच गए। चलिए जम्मू कश्मीर मान लेते हैं, और भी नजदीक है आप। अरे मतलब चलिए जम्मू, एक राजस्थान के विद्यार्थी का, हाँ, सेंटर, आप हंसी मानेंगे इस चीज को, मैं खुले तौर पर, उसका सेंटर अंडमान निकोबार जाता है। ओह माय गॉड। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि यदि वो राजस्थान से चलता है व्यक्ति तो पहले बॉम्बे जाएगा, बॉम्बे से जो ट्रेन के माध्यम से जाएगा, हालांकि बुलेट ट्रेन तो अभी चल नहीं पाई, सपनों पे ही दौड़ रही है। जब बॉम्बे जाएगा, बॉम्बे से वो शिप द्वारा अंडमान निकोबार जाएगा, क्योंकि वहां पर सरकार ने ट्रेन तो चला ही रखी है। और संभवतः भविष्य में यदि सपनों में ये ट्रेन वहां पर चला दें तो ईश्वर ही जाने, क्योंकि उन्होंने सपनों का तो ताजमहल बना दिया। सेंटर इतनी दूर डालने का कारण क्या रहता है? क्या रीजन, क्या रीजन है इतना दूर? मेरे शब्द नहीं है। और जबकि जो है बेचारा छात्र मेरे सर, जबकि छात्र बेचारा इतना उत्साहित रहता है कि मैं एग्जाम दूंगा, सिलेक्शन होगा, मैं सब कुछ करूंगा उसमें। जब बेचारा छात्र यहाँ से सेंट्रल स्टेशन आता है ट्रेन पकड़ने के लिए, तो देखता है कि हजारों की भीड़, रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, बैठने की जगह नहीं मिल रही है, छात्र जो है एसी कूपों में घुस रहे हैं, पुलिस वाले मार रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, और बच्चा अंतवागत्तो जो है अपने एग्जाम सेंटर तक तो पहुंच ही नहीं पाता है, ट्रेन में नहीं सफर कर पाता है। उसका भविष्य देखिए, हम इस चीज को बहुत ही गंभीर स्तर से और गंभीरता से लेना चाहिए। यदि हम अपने बच्चे को नौकरी के लिए तैयारी करवा रहे हैं। आपका सवाल बहुत अच्छा रहा कि ट्रेनों की भीड़, जब छात्र एक स्थान से दूसरे, मैं कहता हूं आपको आवश्यकता ही क्या है बच्चे को अंडमान निकोबार लक्षद्वीप भेजने की? एसएससी का चेयरमैन बोलता है एक बड़े स्तर का, मैं उसके लेवल का नहीं हूं ना, मेरी इतनी एजुकेशन है जी, किसान का लड़का हूं, लेकिन मैं जो इस चीज को समझ रहा हूं, वो मूर्ख, मैं शब्द का प्रयोग करूंगा यहां पर, कहता है कि हमने इसलिए, जब एक प्रश्न के व्यक्ति ने पूछा उससे कि आपने इतने दूर सेंटर भेजा लड़कों को जाने, तो उसका कहना था कि इसलिए हमने भेजा कि इससे नकल कम हो जाएगी। आप किसी व्यक्ति को दूर भेजने से नकल कैसे कम हो जाएगी? ये कौन सा कृतज्ञ था? उसके बाद आपने, मैं कहता हूं आपने सेंटर भेजे, आपने एसएससी के जो सेंटर बनाए थे अभी सीजीएल वाले, आप मजाक बनाएंगे। मैंने हकीकत देखी है, एक्स पर, सोशल मीडिया साइट एक्स पर लोगों ने वीडियो डाले हैं वहां पर कि नीचे गौशाला चल रहा है, ऊपर सेंटर है। ऐसा कौन सा सेंटर है भाई? हमने भी पेपर दिया है, मैंने भी एसएससी का दिया है, यूपीएससी का भी मैंने दिया है पेपर, लेकिन मैंने तो कभी ऐसा सेंटर नहीं देखा। नीचे गौशाला है, ऊपर आपका सेंटर होगा, और सेंटर के बाहर आपने बॉडीगार्ड तैनात कर रखे। आप पेपर दिला रहे हैं कि वहां मार करवा रहे हैं?
हमारे देश का युवा कोई आतंकवादी है, कोई देशद्रोही है, कोई अलगाववादी से जुड़ा है? वो तो अपने भविष्य के लेकर परीक्षा देने जा रहा है, ताकि उसका भविष्य बनेगा तो उसके माँ बाप जो कपकपाते हाथ और लड़खड़ाती हुई जुबान होगी उसके सर ऊंचा कर सके। नहीं, जो सेंटर दूर भेजा रहा है इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से जो है हमारी क्या गुजारिश है? सरकार से मेरा साफ तौर पर निवेदन है, हाथ जोड़कर मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप सेंटर को दूर ही भेजना है तो किलोमीटर के हिसाब से भेज दीजिए। 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर छात्र कवर कर सकता है, लेकिन यदि आप उस सेंटर को 500 यदि 1000 किलोमीटर भेजेंगे तो पहली बात, छात्र कर्जा लेकर आज पढ़ाई कर रहा है, किसान कर्ज पर है। यदि किसान किसी भी तरह अपने बच्चे को, मजदूर बच्चे को किसी प्रकार, अगर शहरी क्षेत्र पर आपका एजुकेशन सिस्टम ग्रामीण क्षेत्र पर खराब है, उसके बाद उसने भेजा अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसने पढ़ा, साल भर में तो आप पेपर 5 साल में निकालते हैं, उसके बाद फिर डेट आती है, एक डेट आएगी कैंसिल होगी, फिर दूसरी डेट आएगी। तो मैं सीधे तौर पर कहना चाहता हूँ, बहुत ही सिंपल है, आप उसी छात्र को उसी शहर में अच्छे एजुकेशन सेंटर पर, क्योंकि आजकल ऑनलाइन है और प्राइवेट सेंटरों पर बड़े स्तर पर ऑनलाइन सिस्टम मौजूद हैं, जहाँ पर टेक्निक है, AI का प्रयोग करके उच्च शिक्षा दी जा रही है, तो वहाँ पर आप सेंटर बनाइए। नज़दीक सेंटर रहेगा, बच्चे को आने जाने में तकलीफ नहीं होगी और उसको जो जितना उसको किराया भाड़ा लगेगा वो उसका बचेगा, उससे अपना रोजी रोटी चला सकता है। सबसे अच्छा तरीका, आप जब हम बोर्ड के पेपर, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि जब हम बोर्ड के पेपर कराते हैं तो हम छात्र को अमेरिका नहीं भेज देते हैं ना, अंडमान निकोबार भेज देते हैं, हम उसी जनपद में किसी स्कूल पर शिक्षा पेपर देने के लिए भेजते हैं ना, तो हम इस चीज को भी वहां कर सकते हैं। वो भी परीक्षा नकल विहीन होती है। चलिए, एग्जामिनेशन हो गया और फिर मेरिट लिस्ट आने में देरी क्यों हो जाती है आजकल? देखिए, आजकल भ्रष्टाचार करप्शन का बोलबाला है। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, मुझे सन हालांकि अवगत नहीं, समथिंग 19 या 20 के हेर फेर की बात है, जब नीट का पेपर हुआ था, 720 नंबर का पूर्णांक का पेपर था। नीट एक ऐसी एग्जामिनेशन है जिससे आप अपने बच्चे को MBBS की तैयारी करवाते हैं, स्वास्थ्य से जुड़ा, आम जनमानस से जुड़ा हुआ मुद्दा था। 720 में आप 69 ऐसे बच्चों को टॉप करा देते जिन बच्चों को टॉप करना ही नहीं चाहिए था। आप एजुकेटेड हैं, आप शिक्षक हैं, आप खुद समझिए कि एक साथ 69 बच्चे टॉप कर सकते हैं, वो भी फर्स्ट रैंक पर। तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार। और उसके बाद जब वो कोर्ट में केस जाता है, सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज कर देता है कि हम इसको सुनेंगे नहीं। मैं परिणाम के उसके क्या कहते हैं, लिखित तौर पर इस चीज को कह रहा हूं, मेरे आंकड़े नहीं है, मैं शुरू से किसी चीज को बोलता हूं तो सरकारी आंकड़ों पर बोलता हूं। 69 बच्चे जो है एक 720 नंबर लाकर फर्स्ट स्थान कैसे प्राप्त कर सकते, ऐसा तो मेरे जीवन में नहीं देखा था। और वो भी एक ऐसी परीक्षा जो नकल विहीन परीक्षा आप देते हैं, सबसे बड़ी परीक्षा हमारे देश में। कई क्वेश्चन उसमें जो है गलत प्रश्न उत्तर भी हो जाती, कई क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं। अभी हाल ही में एक SSC का एग्जाम था, एग्जाम जो हुआ उसमें एक पेपर परीक्षा था, ऊपर लिखा था, मुझे पढ़ना चाहूँगा यदि याद करके, तो उसमें लिखा था 3:2 के बराबर क्या आता है हल उसका, और नीचे जो उसके आंसर लिखे थे तो आप हास्यात्मक जो लिखे होते विकल्प, कौवा उड़, हाथी उड़ सकता है, घोड़ा चल सकता है, घोड़ा घास क्यों नहीं खाता है। आप गणित के सवाल में ये हास्यात्मक क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, मजाक बना दिया है। अच्छा, कई जो है अभी SSC ने गाइडलाइंस जारी की थी कि यदि आपके क्वेश्चन आपको गलत लगते हैं, हाँ, तो आप पर क्वेश्चन 100 रुपए के हिसाब से आप दीजिए, मतलब 16 क्वेश्चन गलत है, आप 1600 रुपए दीजिए। छात्र पहले शिक्षा मतलब पहले जो है फॉर्म भरे, हाँ, पैसा दे, हाँ, फिर कहीं सेंटर पड़े, पैसा दे, फिर वहाँ के होटल में रहे, पैसा दे, फिर एग्जामिनेशन सेंटर जाए, वहाँ पर पैसा दे, फिर एग्जामिनेशन सेंटर से जब बाहर आए घर पहुँचने तक पैसा दे, और फिर उसके बाद यदि क्वेश्चन गलत हो जाए तो फिर पैसा दे। एक बहुत सरल तरीके से मैं बता दूं आम आदमी की भाषा में कि सजा करें आप और भुगते हम, यानी गलत परिणाम और परीक्षा आप करवा रहे हैं, रिजल्ट आप गलत घोषित कर रहे हैं, पेपर आप गलत बना रहे हैं। क्या अनपढ़ व्यक्ति वहां पेपर अंगूठा छाप बना रहा है, गंवार बना रहा है क्या पेपर? एक शिक्षा ही तो शिक्षक पेपर बना रहा होगा ना। और आप ऐसे लोग कह देते हैं कि आप एक सवाल गलत है, आप उसके 100 रुपए दीजिए। तो पेपर जब बनाने की अकल नहीं तो क्यों ऐसे पद पर बैठे, इस्तीफा दो, नीचे आओ।
बिल्कुल सही दीपक जी, जो बहुत अच्छी बात जो है आपने बोली कि इस्तीफा दो और नीचे आओ। वाकई में युवा के साथ जो मजाक हमारे भारतवर्ष में चल रहा है, मजाक ही है भाई। हम इतना पढ़ने लिखने के बाद जो है हम परीक्षा दे रहे हैं। सबसे अच्छा मजाक ये है कि 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में 80 करोड़ राशन की लाइन में खड़ा है। इससे तगड़ा मजाक कुछ नहीं हो सकता है। और हम विश्वगुरु बनने का सपना 1947 में देख रहे हैं। 2025 की बात कोई नहीं करता। तो क्या आपको लगता है कि विश्व गुरु हमारा भारतवर्ष बनेगा? हमारे युवाओं को लेकर भीड़ तंत्र से बनेगा क्या? हमारे युवाओं को लेकर के सवाल ही नहीं बनता। हमारा युवा कहाँ पर खड़ा है आज की भीड़ तंत्र में? तो युवा तंत्र में तो हमारे एक बार मोदी जी का भी स्टेटमेंट था कि पकौड़े तलेंगे हमारे युवा। रोजगार है ना मोदी जी के, पकौड़े तलो चाय बेचो। भाई मोदी जी ने कहा मैं चाय बेच कर प्रधानमंत्री बना, लेकिन आज तक की वास्तविकता सच्चाई कोई बता दे मोदी जी ने किस स्टेशन पे चाय बेची? कोई एक फोटो तो दिखा दे। मोदी जी ने 1992 में। तो आप सरकार के खिलाफ हैं कि आप सरकार के साथ में खड़े हैं? सरकार यदि राष्ट्रवाद की बात करती है जी, मैं खुले तौर पर कहता हूँ, राष्ट्रवाद की बात होगी, धर्म की बात होगी, देश हित की बात होगी तो मैं सरकार के साथ खड़ा हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, परंतु यदि वहां पर जनता के अनहित की बात होगी तो मैं सरकार के विपक्ष जाकर बोलने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि भारत का लोकतांत्रिक देश है, यहाँ कोई चाइना, रूस, अमेरिका की तरह का नहीं है। अच्छा, हमारे छात्र जो एसएससी की परीक्षा यानी प्रतियोगी परीक्षाएं देकर के यदि उनको दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, एक अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, जंतर मंतर में जाकर के या फिर जगहों पर जाकर के धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बात, जनतंत्र की बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी ये समस्याएं प्रतियोगी परीक्षाओं में हैं, हमारी उन समस्याओं को लेकर के आप इन समस्याओं को हल करें। लेकिन वहाँ पर उन छात्रों को लाठीचार्ज का सामना करना पड़ता है और पानी की बौछारों का सामना करना पड़ता है और एफआईआर का सामना करना पड़ता है। क्यों? ये वही छात्र है जिसने 5 साल पहले वोटर की मतदान की लाइन में लग के सरकार को चुना था, सिर्फ किस लिए कि ये सरकार आएगी तो हमारा भविष्य उज्जवल हो। तो क्या युवाओं को जो है वोट का बहिष्कार करना चाहिए? 100% करो। तो बिहार की क्या स्थिति है? बिहार में आप परिणाम आने दीजिए। अभी आपने कुछ समय पहले देखा वो शिक्षक भर्ती के नाम पे कितनी धांधली हुई और वहां पर कितना मारा पीटा गया, नंगा करके मारा पीटा गया छात्रों को हमारे। बिहार तो आप बहुत दूर चले जाते हैं, आप यूपी देखिए। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको यूपी में दिखा देता हूँ। शहीद पथ है, वहाँ पर एक पार्क है, वहाँ आज भी जो है शिक्षक भर्ती वाले जो है बांस खा रहे हैं, लाठी खा रहे हैं। आप इलाहाबाद में चले जाइए, प्रयाग में यूपी SSC वाले लाठी खा रहे हैं, बांस खा रहे हैं। आप बिहार की बात क्यों कर रहे हैं? आप यूपी की बात करिए। आप क्यों नहीं यूपी की बात कर रहे हैं? ऐसे तो हमारा छात्र मानसिक तनाव, दबाव, परेशान। एक छात्र अपने साथ 4 लोगों को मानसिक दबाव में ग्रसित करता है, क्योंकि वह छात्र एक तो अपने घर से दूर होता है, तो उससे उसके बच्चे, जो उसका परिवार होता है, माँ बाप होते हैं, उसके छोटे बच्चे, भाई होंगे, बहन होंगी, वो लोग प्रताड़ित होते हैं कि हमारा भाई किस परिस्थिति में वहाँ पर गुजारा बसर कर रहा होगा। माँ बाप को टेंशन होती है कि बच्चे ने हमारा खाया होगा, पिया होगा कि नहीं खाया होगा, भूखा तो नहीं सो रहा होगा। सिर्फ इसलिए उसने अपने बच्चों को दूर किया ताकि वह भविष्य बनाकर अब शहर से गांव में आएगा और हमारे जो कपकपाते हाथ होंगे तो आज हम अपने हाथ में हमारे अपने बच्चों को, अपने धुंधली हो चुकी आंखों की रोशनी से अपने बच्चों को उसके कदम पर चलते हुए देखते हैं। तो क्या ये हमारा भारतवर्ष का भ्रष्ट शिक्षा तंत्र है क्या? 100%। तो इसको सुधारा कैसे जा सकता है? सवाल ही नहीं। सुधारने वाले जो बेस्ट हैं। आप बिल्ली को दूध ताकने के लिए दे देंगे, क्या दूध सुरक्षित रहेगा आपका? नहीं। तो हमारे शिक्षा मंत्री और किस शिक्षा मंत्री की बात कर रहे हैं भाई? केंद्र की शिक्षा मंत्री को एक जगह लिखा, मध्य प्रदेश में यात्रा होती है, वहां लिखने को बोल दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मंत्री, शिक्षा मंत्री केंद्र की, बहुत बड़ा पद होता है। जी जी जी। लिख देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। पटाओ शिक्षा मंत्री हमारे देश की ना। यूपी की बात कर लीजिए, कहना नहीं चाहिए, मंत्री जी को किताब पढ़ने के लिए दी जाती तो उल्टा पढ़ती हैं, और उनका सचिव कहता है कि मैडम सीधी कर लीजिए। बिहार के शिक्षा मंत्री की बात कर लीजिए, उनको फर्जी डिग्री लगा के मंत्री बने हुए हैं। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री, फर्जी डिग्री है उसके पास। नहीं तो उनको जांच कराई जाए। कहाँ, कौन जांच करेगा? फिर मैंने वही उदाहरण दे देता, बिल्ली को दूध ताकने का दे दो, कह दो रात भर सुरक्षित रहेगा। किससे आप जांच कराओगे भाई? जब जांच करने वाले ही चोर हैं, ईमानदारी करोगे तो आप इस्तीफा दो। उदाहरण में दे देता हूं आपको तीखे शब्दों से, उपराष्ट्रपति
अभी धनखड़ साहब जी। कैसे इस्तीफा हो गया भाई बताओ। मैं तो इतनी बड़ी उम्र नहीं आप तो बहुत उम्र के हैं, आपने संविधान देखा होगा। नहीं, ये तो बहुत अच्छे, मतलब हमारे उपराष्ट्रपति जी बहुत अच्छे थे और कई इस्तीफा दे दिया भाई। अब इसके बारे में गहराइयों। मैं आज आपके साथ बैठा हूँ, कल मेरे पीछे 4 मुकदमे लग जाएंगे। तो आप वही चीज है ना, स्थिति यहाँ पर बहुत है। पहले बोलने वाले आजाद थे, आज बोलने वाले गुलाम हैं। नहीं, क्योंकि आप जो है भारतीय आजाद मंच से जुड़े हैं, आप चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस के रास्ते पर चलने वाले हैं। तभी तो मैं इतने तीखे से बोलता हूँ। मैं भी यदि किसी पार्टी का बंधुआ कुत्ता होता तो मैं इतनी तेजी से ना बोलता। मैं खुले तौर पर इस चीज को कह दूँ, भाई मेरे गले में पट्टा पड़ा होता किसी पार्टी का तो मैं क्या आपके इस शो में इतने बेताब करके से बोल पाता? ना बोल पाता, क्योंकि मुझे डर था कहीं मेरे भीषम पितामह मुझसे नाराज ना हो जाए। नहीं, तो आपने कभी किसी पार्टी ज्वाइन करने के लिए आपने बीजेपी या ज्वाइन करें या फिर बसपा ज्वाइन करें या कांग्रेस ज्वाइन करें, कभी ऐसा हुआ नहीं क्या? सवाल आपका बहुत अच्छा है। लोगों ने ऑफर दिए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन किन्होंने ऑफर दिए हैं, ऑफर मैंने क्यों ठुकरा है, ये सारी अगर पर्दे के पीछे रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं, तो आज जो वर्तमान स्थिति रोजगार के लिए, आज के वर्तमान समय में जब देश के प्रधानमंत्री जी का विजन 2027 भारत नया मॉडल, सशक्त भारत, समृद्ध भारत, युवा भारत की हम बात करते हैं, तब आप बेरोजगारी को कहाँ खड़ा पाते हैं? शुरू में मैं उसी शब्द को दोहरा रहा हूँ, भीड़ तंत्र में। और उदाहरण में दे देता हूँ, अभी राजधानी लखनऊ में आयोजित हुआ रोजगार, मुख्यमंत्री रोजगार सम्मेलन। आप चले जाइए वहाँ पर, आपको हंसी मानेंगे। करीब करीब 3 करोड़ से ज़्यादा लड़का वहाँ खड़ा है। 3 करोड़ से ज़्यादा? हाँ, पूरा समा गया लखनऊ, पूरा समा गया पूरा। अभी ट्रेनों में भर भर आ रहा है। अभी कल मेरे जनपद से बात भाई 4-5 लड़कों से, वो कह रहे भाई साहब वहाँ रोजगार का मेला लगा है, क्या किया जाए? हमने कहा आओ तुम भी उस भीड़ में शामिल हो जाइए। नहीं, तो अभी मैंने पेपर के माध्यम से पढ़ा, कई लोगों को जो है बड़े बड़ी कंपनियों में जॉब मिले, करोड़ों रुपए के जॉब मिले। कंपनी में जॉब भाई, अरे अभी मैंने एक अपने फेसबुक साइट पर एक फोटो डाला था, एक बहुत ही बड़ी कोचिंग संस्थान थी, उसने उस व्यक्ति को 1.5 करोड़ का पैकेज दिला दिया अमेरिका में। अब वो व्यक्ति उसी पोस्टर के नीचे बतासा पानी बेच रहा है दिल्ली में। हाँ, दिल्ली है तो कोटा ऐसे है मुझे लगता है। हाँ, कहीं था ये, कहीं है। अब बताइए, अब क्या मजाक बना रखा है आपने युवाओं का। आप एक तरफ नारा देते हमारा देश का युवा सशक्त है, क्या युवा सशक्त है? बेचारा रोजगार के लिए लाठी खा रहा, बांस खा रहा है। जो आपके भर्ती चल रहा है मुख्यमंत्री रोजगार के लिए, वहाँ आप चले जाओ तो जोमेटो, कोई नौकरी, ये आप बताओ उनको। यही है, बच्चों को यदि तसला ढूंढना है तो मनरेगा में मजदूरी करने वाला भी तो मजदूर है। आपको मैं बता दूं 2011 की बात है, जब आपके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, सुषमा स्वराज का विपक्ष में वक्तव्य बहुत अच्छा था कि मनरेगा में, जब उन्होंने कहा मनरेगा में मजदूरी दर बढ़ा देंगे तो हमारे गांव का जो मजदूर है उसको रोजगार मिल जाएगा। तो जो आज सत्ता में इन्होंने विरोध किया कि खोपड़ी में मलबा ढोने वाले को रोजगार हम कहेंगे, और आज हम जोमेटो, पकौड़ा तलना, चाय बेचना, झाड़ू लगाना, ये रोजगार। अच्छा, यूपी में अभी तक कितने रजिस्टर्ड बेरोजगार अभी हैं, कुछ है आंकड़ा है आपके पास? यूपी का देखिए, जब से ये सरकार आई आंकड़े तो कोई नहीं, केवल 38 लाख से 40 लाख पे चल रहा है। और 38 लाख से 40 लाख आई थिंक जो है इस समय रजिस्टर्ड 38 से 40 लाख। वो आंकड़ा मैं एक छोटा सा एक अनपढ़ व्यक्ति की तरह आंकड़ा दे दूं, हर इंटर पास 12 साल से ऊपर नौकरी न पाने वाला व्यक्ति बेरोजगार है। अब आप इसका सिंपल सा, आप शिक्षित हैं, आप आंकड़ा निकाल लीजिए कि हर समाजवादी पार्टी थी तो उसने 2012 या 13 में उसने जो है बेरोजगारी भत्ता के नाम से स्कीम चालू करी थी कि जो भी BA BSc या फिर कुछ पास हैं तो उनको हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो 1000 रुपये करीबन बेरोजगारी भत्ता दिया था उन्होंने। हाँ, अखिलेश सरकार ने हाँ दिया था। तो आज के परिवेश में क्या आपको उचित है कि हमारी योगी सरकार भी बेरोजगारों के विषय में सोचते हुए? हमारे युवा को भीख नहीं चाहिए। 1000 दे रहे हैं, 500 तो फार्म भर रहा है, भीख दे रहे हो क्या? हमने आपको चुना है, सत्ता में यदि बैठाया है आपको, तो हमने अपने भविष्य बनाने के लिए, नौकरी के लिए आपसे भीख नहीं मांग रहा हमारा युवा। नहीं, तो फिर कोरोना काल में जो है फ्री राशन की भीख दी गई, इसके विषय में क्या बोलना चाहेंगे आप? किसने? मैंने तो नहीं स्वीकार किया भीख। नहीं, आपने नहीं किया, लेकिन करोड़ों देशवासियों ने तो जो है फ्री राशन लिया। अरे खा गए अधिकारी खा गए। आपकी कौन से आंकड़े की बात करना? खा गए अधिकारी जो है सब, इनके मंत्री मिनिस्टर चबा गए। आपके उत्तर कानपुर के में कई मंत्रियों के कहो तो मैं नाम लिख के दे दूं कि इनके घर में कितना अनाज का भंडार था। अरे चलिए, यही बातें जो है काढ़ा भी दिवाकर में हुई,
और बहुत अच्छा आज का विषय काढ़ा विद दिवाकर में आपने देखा कि मन की आवाज, कड़वी आवाज, काढ़ा विद दिवाकर। दीपक पांडे जी ने विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए बेरोजगारी और बेरोजगार पर उन्होंने अपनी मन की आवाज रखी। और मैं इस मंच के माध्यम से दीपक जी की बात पूरे भारतवर्ष की जनता के समक्ष रखना चाहता हूं कि हमारा युवा परेशान हो सकता है लेकिन सत्य की राह छोड़ नहीं सकता है। आप तैयारी करें, आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए तन मन धन से एक हो जाइए और अपने सपनों को पूरा करिए। चरण चूम लेती है मंजिल अगर व्यक्ति अपनी हिम्मत ना हारे। आप बेरोजगार नहीं, अपने आप को बेरोजगार मत मानिए। किसी ना किसी रूप में आपको यदि नौकरी ना मिले तो कोई ऐसा बिजनेस करिए, अपने आप को स्टेबल करिए, नए जनतंत्र की शुरुआत करिए, नए बिजनेस की शुरुआत करिए। तो हमारा देश का भविष्य हमारा युवा है। और इन्हीं शब्दों के साथ काढ़ा विद दिवाकर में मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय कानपुर, जय उत्तर प्रदेश। जय श्री राम।